हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सैयद जावेद। जैसा कि आप जानते हैं कि SIR को लेकर पूरे बिहार में हंगामा है। अभी बिहार विधानसभा का सेशन चल रहा है और उसमें भी काफ़ी हंगामा चल रहा है। यहाँ तक कि जो अपोजिशन पार्टियों के मेंबरान हैं वो काले कपड़े पहनकर हाउस में आ रहे हैं, हाउस के बाहर जा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि चुनाव चोर गद्दी छोड़। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छोड़ गद्दी छोड़, इसी बीच इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है उससे पता चलता है कि वो अपने स्टैंड पर कायम है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया था कि वो वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड को भी 11 डॉक्यूमेंट की लिस्ट में शामिल करें। लेकिन जब उसने हलफनामा दायर किया तो कहा कि वो इन तीनों चीज़ पर रिलाई नहीं कर सकता। उसने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता की बुनियाद नहीं है। इसके अलावा राशन कार्ड का हवाला देते हुए कहा कि खुद मरकजी हुकूमत कह चुकी है कि उसने 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड को रद्द किया है। ऐसे में वो राशन कार्ड को भी रिलाई नहीं कर सकती। जहाँ तक कि वोटर ID कार्ड का मामला है तो उसने कहा है कि जो पिछला वोटर ID कार्ड का नंबर है, एपिक नंबर है, उसको भी वो इस बार का जो डिवीजन चल रहा है वो उसमें शामिल नहीं कर सकता। इस तरह से ये पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन अपने स्टैंड पर कायम है। अब 28 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे में हम फिर पूरी कानूनी प्रक्रिया को समझने के लिए पटना हाई कोर्ट के एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब से बात कर रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मसला ये आएगा कि जो काम इलेक्शन कमीशन कर रही है, जो बुनियादी वहां बहस तो इसी बात की है ना कि जो रिवीजन का, वोटर लिस्ट के रिवीजन का जो काम जो कर रही है और उसके पीछे जो प्रक्रिया अपनाया जा रहा है वो प्रक्रिया एक तरह से वो नागरिकता की पहचान के लिए जो NRC और इसके लिए था वही चीज को यहां इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सवाल उठा था बुनियादी तौर पर कि सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन कमीशन को पावर है कि नहीं नागरिकता बहाल करने के लिए। इसलिए कहता है कि जो डाउटफुल होगा उसको हम ट्रिब्यूनल में भेज देंगे, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में। तो ये एक तरह से NRC की बात हो गई। तो ये पावर उसको है कि नहीं? मेरे हिसाब से ये पावर उसको नहीं है। लेकिन जो प्रक्रिया अपनाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के जरिया वोटर लिस्ट बनाने का, तो 2003 के वोटर लिस्ट को उसने बुनियाद माना है। लेकिन कोई रीजन नहीं दिया कि आखिर 2003 को ही वो बुनियाद क्यों मान रहे। 5 साल और पीछे जाना चाहिए था या 5 साल बाद आना चाहिए था। और आज के दिन में अगर ये डिक्लेयर हो जाए कि 2024 में जो इलेक्शन हुआ
एमपी का, उस वक्त जो बिहार का वोटर लिस्ट है उसको अगर नहीं मानती है इलेक्शन कमीशन और सर्वे में रिवीजन में ये आ जाए कि साहब इसमें इतना लाख वोटर्स जो है जाली है, गलत है, तो क्या जो उस वोटर लिस्ट के आधार पर जो हुकूमत बनी हुई है तब तो मोरली उसको भी रिजाइन करना चाहिए। 40 एमपी चुन कर गए यहाँ से। 40 एमपी जो यहाँ के थे उनको तो रिजाइन करना पड़ेगा और करना ही चाहिए। अगर सरकार अगर चाहती है, इलेक्शन कमीशन अगर ये साबित कर देती है कि 2024 के वोटर लिस्ट में इतने गलत लोग वोटर थे और वो वोटर माइनस करने के बाद अगर वो चुनाव हार जाते हैं तब तो उनको रिजाइन करना चाहिए, तब तो मौजूदा सरकार को भी रिजाइन करना चाहिए। तो कोई भी चीज का एक लॉजिक होगा ना भाई। कल हो के दूसरा कोई इलेक्शन कमीशन आएगा, इनके ही सर्वे को नहीं मानेगा तो ऐसे में तो कियास हो जाएगा ना। इसलिए हम समझते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा। अब कितना हद तक इंटरफेयर करेगा ये तो बाद में पता चलेगा। अब जैसे ये कि हलफनामा में इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा इस रिवीजन में, उससे उनकी नागरिकता पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर नागरिकता पर असर नहीं पड़ेगा और अगर हम नागरिक हैं तो हमको आप वोटर कैसे नहीं बनाइएगा? ये तो दोनों कंट्राडिक्टरी बात हो गई ना कि हम आपको वोटर भी नहीं बनाएंगे, हम आपको डाउटफुल नागरिक मान लेंगे, लेकिन आपके नागरिकता पर कोई खतरा नहीं आवेगा। ये तो अजीब सी बात, ये अजीब सी बात है। और इलेक्शन कमीशन का बात, इलेक्शन कमीशन नागरिकता थोड़ी बहाल करेगा। इलेक्शन कमीशन के इस सर्वे को आधार बना के होम मिनिस्ट्री आपके नागरिकता को समाप्त कर देगी या चैलेंज कर देगी बोर्ड ट्रिब्यूनल में। अब आप जाइए, दौड़ते रहिए। अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो इसमें हलफनामा में कहा कि वो वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड पर भरोसा नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते। इसके बावजूद जो पूरे बिहार में अभी रिवीजन का काम चल रहा है और बड़े पैमाने पर ये देखा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट के तौर पर या तो कुछ भी नहीं लिया जा रहा है या इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट भी लिया जा रहा है, तो वो कैसे कह रहा है इलेक्शन कमीशन, और उसका क्या ये जो स्टैंड है वो कोर्ट में टिकेगा? जावेद भाई, मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में बताया है कि हर चीज नियत पर जो है मतलब पर मुनहसर करती है। नियत अगर आपकी साफ होगी तो किसी कागज की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था, जो वोटर लिस्ट होता था वो तो रहता ही था, खाली इतना ही हुआ कि जिसने 18 साल पूरा कर लिया उसका नाम जोड़ दिया जाता था, या कोई मर गए या कहीं चले गए बाहर, अब नहीं रहते हैं उस जगह में तो उनका नाम हटा दिया जाता था। इतना ही होता था ना। लेकिन इनका मकसद वो बिल्कुल ही नहीं है। इनका मकसद टारगेटेड तौर पर वोटर लिस्ट से वोटर को गायब कर देना है। टारगेटेड वर्ड हम आपको बता रहे हैं, टारगेटेड, यानी जिस जगह से मतलब इंडिया को वोट आने की संभावना है और ये मान के चला जाता है कि ये कास्ट, ये मजहब, इस तरह के लोग इन लोगों को वोट करेंगे और इस तरह के लोग इन लोगों को वोट करेंगे, तो वैसे तमाम जगहों पर जहां पर उनको ऐसा महसूस होगा कि यहां पर वोट हमको नहीं मिलने जा रहा है,
वहां पर 15 से 20% वोट ये घटाएंगे। ये बीजेपी का एक लंबा गेम है और ये सर्वे जो करवाया है बीजेपी ने, ये प्रशांत किशोर के थ्रू करवाया। ये जो 3 साल से प्रशांत किशोर जो है इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे लोग को लेके पूरे बिहार का जो दौरा कर रहे थे, पैसा कहां से आ रहा था? वो तो अपने खुद कहते कि मेरा पैसा है नहीं। जिन लोगों के लिए हमने इलेक्शन में पहले काम किया है, एज ए स्ट्रेटेजिस्ट कहिए, मदद किया, उन लोग हमको मदद कर रहे हैं। तो उसमें लंबे टाइम तक तो वही मदद, बीजेपी को ही मदद किया था उन्होंने, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी उनको मदद कर रही। और ये सर्वे 3 साल में उन्होंने करके दिया कि इन इन जगहों पर आपको वोट नहीं मिलने जा रहा, और उन्हीं सब जगहों पर ये कटिंग होगा। पूरी पदयात्रा के दौरान 3 उद्देश्य हैं। एक, लोगों से मिलकर ये जानना और समझना कि उनकी नजर में, उनके समाज में, उनके गांव में, उनके पंचायत में, उनके वार्ड में कौन सही आदमी है जिसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, आपकी समस्या क्या है। हर वार्ड में, हर पंचायत में, हर गांव में जो समस्या है वो अलग अलग है, लोगों को ही पता है कि आपकी समस्या क्या है। और तीसरा, मैं और मेरे साथ करीब 200 लोग जो इस पर काम कर रहे हैं, ये वो लोगों से सलाह लेना कि क्या करने से बिहार में बेहतर कुछ किया जा सकता है। ये एक बड़ी बात कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है वो पद यात्रा नहीं निकाल रहे थे, बल्कि बीजेपी के भी ऐसी संभावनाओं को देख रहे थे कि कहाँ बीजेपी को वोट मिल सकता है और कहाँ नहीं मिल सकता। ये समझना चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में जो जजेस होते हैं वो सियासी और समाजी हालात को भी समझते हैं। कभी कभी वो लोग अपनी टिप्पणी में जजेस कहते भी। क्या इस तरह की बातें जब सुनवाई चलती रहती है, ये सब मैटर करता है? बिल्कुल मैटर करता है सब। भाई, जज कोई आसमान से उतर के तो आए नहीं, जज भी हम ही लोग के बीच से जज होते हैं, वो भी हिंदुस्तान के नागरिक, वो किसी न किसी मजहब को मानने वाले हैं, किसी न किसी आइडियोलॉजी को लोग भी मानने वाले हैं। तो जिस माहौल पर में वो पढ़े बले बड़े हुए, ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको किस्मत में जज बनाना था, बना दिया, लेकिन जिस माहौल से और जिस सोसाइटी से वो आते हैं, उससे तो वो प्रभावित रहेंगे। डेली जजेस अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, उनके जहन में भी कहीं ना कहीं तो उसका असर होता ही है। ऐसे बहुत हम समझते हैं कि रेयर एंड रेयरेस्ट जज मिलेंगे जो समाज में बदलाव और समाज में चल रहा जो उथल पुथल है उससे वो इफेक्टेड नहीं होते होंगे। हम ऐसा नहीं मानता। हमारी 35-36 साल के प्रैक्टिस में हम इस बात को नहीं मानते। निश्चित रूप से उसका असर वहां रहता है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद माना कि सिटीजनशिप का निर्धारण करना वो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं, फिर उसने इस प्रक्रिया पर रोक क्यों नहीं लगाई? देखिए सर, ऐसा है कि रोक इसलिए नहीं लगाई कि एक डेवलपमेंट कुछ भी हो रहा है, कोई काम चल रहा है, जब तक उससे बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं लगता है कि हो। और उन्होंने ऐसा इसलिए भी हमको लगता है कि नहीं किया होगा कि इसलिए कि जो नागरिक होंगे वही वोट दे सकते हैं। जो बाहर के विदेशी आदमी तो यहाँ आके नागरिक वोटर लिस्ट पर वोटर नहीं बन सकते। उन लोगों के भी दिल में कहीं ना कहीं ये बात होगी कि आखिर वोटर जो होंगे उनको तो नागरिक होना जरूरी है। अगर प्रीमा फेसाई वो देख रहा है तो उनको लगा होगा कि प्रीमा फेसाई हमको नहीं देना चाहिए। फिर जैसा कि वो एक खतरा, जैसे आपने बताया कि कुछ खास पॉकेट्स में
नाम कर सकते हैं वोटर लिस्ट से। तो योगेंद्र यादव ने भी कहा कि अब लेंस लगा करके चेक किया जाएगा कि किसके पास डॉक्यूमेंट था नहीं था, उसकी बुनियाद पर उनको शामिल किया जाएगा। तो अगर कुछ भी, जैसा कि बात आ रही है कि 70 लाख तक लोगों के नाम कर सकते हैं, तो अगर ये ऐसा होता है तो क्या फिर कोई कोर्ट में जाने का रास्ता बचता है? और बिल्कुल बचेगा, इसलिए कि पहले तो जो वोटर लिस्ट आएगा वो टेम्पोररी वोटर लिस्ट आएगा, उस पर ऑब्जेक्शन लोगों से मांगा जाएगा और जो लोग ऑब्जेक्शन करेंगे फिर उनकी सुनवाई होगी। अब ये कितनी होगी नहीं होगी ये तो बात की बात है। हमने पहले भी आपको बोला कि यह नियत का सवाल है। अगर नियत अगर साफ है तो प्रक्रिया, कोई भी तरह का प्रक्रिया हो, उससे किसी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन नियत ही भाई, इलेक्शन कमीशन ने एक हफ्ता पहले ही कह दिया कि इतना वोटर जो है यहाँ पर गलत है। किसने बता दिया उनको? अभी तो सर्वे चल रहा है। तो ये एक फिक्स कैसे कर दिया उन्होंने कि 70,000 और 75,000 और 1 लाख और 2 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़, जो भी फिगर उन्होंने दिया, आखिर वो फिगर कहां से उनको आ गया कि वो इतने गलत वोटर इसमें है? किसी ने तो बताया होगा इलेक्शन कमीशन को। अभी तो सर्वे उनका पूरा भी नहीं हुआ। अजीत अंजुम ने तो एक्सपोज भी किया कि साहब बीएलओ लोग जो है अपने से भर के और डाल दे रहा है। तोहर फोटो कहाँ है एमे? हमार फोटो ये है लास्ट में, या खड़ा हो जाते। ये फोटो है कहाँ पे? कौन वाला? यह है, यह, हाँ, इसके ऊपर के ये है। तोहर फॉर्म भरैले वो दिन? हाँ, भरल। और फॉर्म कहाँ है फिर? पास में ना मिले, डुप्लीकेट ना मिल रही कोई? अब देखो इसमें तोरा अलावा में और के है? देखबै तब सब कोई तो हम ही साथ है। सब तो ही सब रहता है। और के है बताओ? यह हकिन, दीदी हकिन, ये? हाँ, वो पार के हकिन। अच्छा, हकिन कन्या केकरो कोई फोटो धरा के फोटो खींच लेलखिन है। तो तोहरा है मां? हां, तो बोललखिन स्कूल पढ़ता गेला लोग। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। इन महिलाओं को स्कूल में बुलाया गया, इनको फोटो फॉर्म देकर खिंचवाया गया, जो भरवाया गया होगा, और फोटो सब लेकर उसके बाद वो फॉर्म फिर ले लेलखुन तोरा सा? हाँ, सबके ले लेलखिन, सबके फॉर्म ले लेलखुन, सबका फॉर्म वापस ले लिया गया। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया पावती प्रपत्र वितरित करते हुए। पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट, जो वोटर के पास होना चाहिए, नहीं है। महिला वोटर कह रही है कि वो फिर वो ले लिया। मतलब क्या पिक्चर अपॉर्चुनिटी थी? देखिए, डिक्टेटरशिप जब आता है तो थ्रू इलेक्शन ही आता है, और उसके बाद जब डिक्टेटरशिप फुल्ली डिक्टेटर हो जाता है, जब पूरा एग्जीक्यूटिव उसके कब्जे में हो जाता है, न्यायपालिका कब्जे में हो जाती है, तो वैसे कंट्री में चुनाव जो है वो सिर्फ दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम यहाँ पे डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन करा रहे हैं। लेकिन वो सारा इलेक्शन जो सरकार है वो अपने हक में करवाती है। इलेक्शन कमीशन उसके इशारे पर करता है काम, जुडिशियरी उसके इशारे पर काम करता है, एग्जीक्यूटिव तो बेचारा करता ही करता है। हमारी अपनी समझ है कि आज के दिन में हम लोग डिक्टेटरशिप के अंदर चल रहे हैं। अगर इसको अभी थोड़ा वक्त है, अगर हमारे देश के नागरिक इसको नहीं समझेंगे तो बड़ा नुकसान उठाएंगे। फिर हिंदुस्तान को फुल डिक्टेटरशिप होने के बाद कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत बड़ी बात कही खुर्शीद आलम साहब ने कि ये दरअसल डिक्टेटरशिप की शुरुआत है, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इसकी शुरुआत है वो बिहार से ही होने जा रही है। ये वही बिहार है जो चंपारण सत्याग्रह के लिए मशहूर है, और जहाँ से गांधी जी ने लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की शुरुआत की थी, और आज वही डेमोक्रेसी जो है वो सफल है। अब ये बिहार वालों की जिम्मेदारी है, और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कि वो किस तरह से इस जमहूरियत को बचाए।
कैमरा पर्सन सैयद शायान हसन के साथ मैं सैयद जावेद हसन।